अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड पहले तो सबसे कैसे हैं आप सब। आप वेलकम टू माय चैनल नूर आसिफ नावल्स, ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। और आज की किस्त मेरे लिए तो बहुत इमोशनल है और आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए कैसे होती है, बट मेरे लिए बहुत इमोशनल है। मैं तो बहुत रोई लिखते हुए, बहुत दफ़ा, एंड सिर्फ अब्रिश ही है। तो जी, जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं, मैंने वॉइस ओवर किया है, तो आप सब ने टारगेट ज़रूर पूरा करना है। तो जी, वो छोटा सा टारगेट है, जल्दी से पूरा करें ताकि आपको अगली धमाकेदार एक बहुत एनर्जेटिक, बहुत मज़े की एपिसोड मिल सके। क्योंकि आप लोगों ने कल से और परसों से सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ का इजहार करें और लाइक्स करें और पॉजिटिव रिव्यू का इजहार करें। सबसे रिक्वेस्ट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ। ज़रान तंदो तेज़ ड्राइव कर रहा था। अब्रिश सांस रोके एक हाथ से डैशबोर्ड को जकड़ी विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी। कभी आंखों में आंसू खौफ से ठहर गई थी। वो आंसू क्या बहाती, वो तो खौफ से सांसें तक रोके हुए थी। गाड़ी का कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। गाड़ी जब डोलती तो अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी चीखें तक हलक में गोड़ देती। ज़रान की तरफ तो देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। ज़रान ने मुंह पर हाथ फेरे गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ाई थी। गाड़ी स्वाद के रास्तों पर रवां दवां थी। पीछे गार्ड की गाड़ियां आ रही थी। ज़रान ने अपने बाल मुट्ठी में दबोचते स्टेयरिंग पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की। हाथ की मोटी नीली रंगे नुमाया हो रही थी। सफ़ेद गर्दन तक सुर्ख हो रही थी, जिसकी नीली रगें फूल रही थी। ज़रा ने गहरा सांस लेते अपनी कोट की पॉकेट में हाथ डाला। वो पेन ड्राइव उसकी पॉकेट में नहीं थी। ज़रा ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी। अब्रिश का सर डैशबोर्ड के साथ बचते बचते बचा था। अब्रिश ने दोनों हाथ मुंह पर रखते अपनी चीख खोटी। वो कांपते हुए थरथराते गाड़ी के दरवाजे की तरफ खिसकती, उसके साथ चिपकी। ज़रा ने पागलों की तरह अपने पॉकेट में वो पिन ड्राइव तलाश की। उसकी दोनों पॉकेट्स में नहीं थी। ज़रा ने अपना कोट उतारते हुए अच्छी तरह कोट को चेक किया, मगर वो पिन ड्राइव नहीं मिली। ज़रान ने चीखते हुए कोट गुस्से से गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा था। अब्रिश भी इस बार अपनी चीख रोक नहीं सकी थी। अब्रिश के चीखने पर ज़रान ने अपनी खूनख्वार नजरें अब्रिश पर गाड़ी और मज़ीद गाड़ी के दरवाजे में समाई थी। क्यों आई थी उधर? कैसे निकली तुम हवेली से? क्यों किया तुमने ये सब? ज़रा ने उसके साइड के शीशे पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा था। अब्रिश ने अपनी चीख अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर घोंटी। ज़रान ने अपने बाल मुट्ठी में जकड़े गहरी सांस लेती गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाए आंखें मोती। अब्दुल हक का सब खेल समझ आ गया था। सारा खेल पिन ड्राइव के लिए खेला गया था। जब वो अब्दुल हक को मार रहा था, उस वक्त उसकी जेब से वो पिन ड्राइव निकाल ली गई थी। अब्दुल हक मौके का इंतज़ार कर रहा था। वो मौका अब्रिश ने उधर आकर दे दिया था। अगर अब्रिश उधर ना आती, वो अब तक उसका हर राज अफशा कर चुका होता। वो कभी अब्रिश की तस्वीरें ना दिखा पाता। ज़रान सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे अपने अंदर भड़कती आग पर काबू पाने की नाकाम सही कर रहा था। जिस औरत पर वो किसी की नज़र नहीं बर्दाश्त कर सकता था, उसके पोस्टर्स आज सारी दुनिया देख चुकी थी। आज तो उसकी रूह झलस चुकी थी। उसे लग रहा था उसका बदन रेजा रेजा होकर हवा में बिखर रहा है। वो पोस्टर बेहजाद के बेडरूम में, बेहजाद के वॉशरूम में लगे याद करके वो आज भी सिलक कर आग की राख का ढेर बन जाता। उफ। ज़रा ने गहरे सांस लेते खुद के इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की।
ज़रा ने गहरे सांस लेते डैशबोर्ड से अपनी पिस्टल तलाश की। अपनी खौफज़दा निगाहों से उसे देख रही थी, जो डैशबोर्ड से एक एक चीज़ निकाल कर फेंकता। वो पिस्टल हाथ में पकड़ चुका था। अब्रिश चीखते हुए दरवाजे में समा चुकी थी। ज़रान, मुझे तुम गोली मार दोगे? तुम मुझे गोली मार सकते हो? तुम मुझे गोली मार सकते हो क्या? अब्रिश ने टूटे लफ्ज़ों से बोलते ज़रान को बेयकीनी से देखा, जो पिस्टल की नोक अपने माथे पर टिकाए उसे हल्की हल्की अपनी पेशानी पर मार रहा था। तुम कौन हो जिसे मैं गोली नहीं मार सकता? क्या रिश्ता है आखिर मेरा तुमसे? ज़रान पिस्टल की नोक पेशानी पर मारते बर्फीले लहजे में बोलते। अब्रिश की सिसकियाँ उसके गले में ही खोड़ चुका था। मैं तुम्हारी बीवी अब्रिश हूँ। अब्रिश गहरे सांस लेते भीगे लहजे में बमुश्किल बोली। वही बीवी जो बड़े धल्ले से कह रही थी मेरे शौहर को बाहर मुंह मारने की आदत है। वही बीवी जिसने सारी दुनिया को बताया मेरे सितारा खान के साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं। वही बीवी जो हर बार मेरी इज्जत के दो कोड़ी की करके रख देती है। वही बीवी जो मेरे निकाह से भाग जाती है। वही बीवी जो मेरे निकाह से भागकर किसी दूसरे मर्द से निकाह करने लगती है। वही बीवी जो मुझसे ज़्यादा दूसरों पर यकीन रखती है। पिस्टल की नोक पेशानी पर टिकाए सरदो सपाट लहजे में बोल रहा था। ज़रान, अब्रिश ने भीगे लहजे में से पकारा। वही बीवी, हाँ, जो मेरी हवेली से भागकर रात के अंधेरे में तन तनहा अमेरिका जा रही थी। वो हलक के बल चीखा था। अब्रिश उसकी चीख पर बुरी तरह उछली। वही बीवी जो मुझे उस बहजाद के पास से मिली थी। हाँ, वो पिस्टल अपनी पेशानी की नोक से हटाए चीखा था। ज़रान, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मैं बहजाद के पास से मिली थी, मगर हूँ आज भी तुम्हारी। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। तुम्हारी इज्जत पर एक आँच नहीं आने दी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं क्या? मुझे तो यकीन है, मगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। ज़रान फूलती रगों के साथ धाड़ा। अब्रिश गहरे सांस लेते सीट के साथ टेक लगाए दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है मेरी बीवी आज भी मेरी है। मुझे यकीन है मेरी बीवी को मेरे अलावा आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। मुझे यकीन है मेरी बीवी ने उस दिन बहसास को खुद को हाथ नहीं लगाने दिया। मुझे यकीन है मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करती है। मुझे यकीन है मैं मर भी जाऊँ फिर भी मेरी अब्रिश खुद के पास किसी को नहीं आने देगी। मुझे यकीन है मेरी बीवी अपनी जवानी मेरी हवेली के कमरे में गुजार देगी। इतना यकीन है मुझे अपनी बीवी पर, मगर मेरी बीवी को मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? ज़रान ने ज़ख्मी लहजे में अब्रिश को देखते सवाल दागा। अब्रिश फूट फूट कर रोती थी। तुमने कहा सितारा से तुम्हारी मीटिंग नहीं, तुमसे ने कहा सितारा से तुम्हारी मीटिंग नहीं, मगर तुम्हारे सेल पर उसका मैसेज आया था, वेटिंग। अब्रिश हिचकियों के दरमियान बोली, और तुम्हें यकीन हो क्या मैं एक 2 नंबर इंसान हूँ जो अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ अय्याशी करने जा रही हूँ? इतना बदकार समझती हो मुझे? हाँ, ज़रान हलके पर चीखा था। अब्रिश चेहरा हाथों में छुपाए रोते हुए कांप उठी थी। तुम उसके साथ मंगनी कर रहे हो? ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। ज़रान अब्रिश रोते हुए बोली, सब पर यकीन है, तुम्हें सब पर यकीन है। गली का तुमसे आकर कहे कि तुम्हारा शौहर बदकार है, तुम यकीन कर लोगी। ज़रान एस्तज़ाया हंसा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे कभी यकीन दिलाया ही नहीं। और कैसे यकीन दिलाते हैं? कितनी बार तुमसे कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा, क्या करूं और कैसे बताऊं मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। ज़रान सपाट लहजे में बोलता पिस्टल अपनी पेशानी के साथ टिका गया। तो फिर आज क्या कर रहे थे तुम? आज सितारा खान के साथ क्यों नहीं आए तुम रात को हवेली वापस? क्यों तुम्हारा नंबर ऑफ था? अब्रिश बहते आंसुओं के साथ सवाल करते चिल्लाई थी। ज़रान उसकी तरफ बढ़ते उसका जबड़ा दबोच गया। मेरे सामने आवाज़ ऊंची हुई, तो भूल जाऊंगा तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है। ज़रान उसका जबड़ा ख़तरनाक हद तक दबोचते
उस पर झुके गुर्राया। नहीं है मेरा सितारा, पलवशा या दुनिया की किसी औरत से भी कोई रिश्ता। मैं सिर्फ अब्दुल हक को सज़ा दिलवाना चाहता था, क्योंकि behzad की तरह उसने भी मेरी बीवी के पोस्टर देख रखे थे। ये बात मुझे चैन नहीं लेने देती थी, मगर आज वही पोस्टर सारी दुनिया देख चुकी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सारी दुनिया को मार डालूं मैं क्या? ज़रा ने फंकारते हुए पूछा। अब ऋषि कांपते हाथों से अपने जबड़े से ज़रान का हाथ हटाने की कोशिश की। उसका जबड़ा मज़ीद सख्ती से दबोच गया था। अब एक ही हल है मेरे पास। ज़रान ने अपनी पिस्टल अब्रिश के माथे पर रखी। अब्रिश की आंखें खौफ से फैली थी। अब्रिश की आंखों में खौफ देखकर ज़रान इस्तेज़ाया हंसा था। दूसरे पल वो पिस्टल अपनी पेशानी पर टिका चुका था। ज़रान अब्रिश हलक के बल चिढ़ी। ट्रैगर पर ज़रान की उंगलियां का दबाव बढ़ा था। क्लिक की आवाज़ आई थी। अब्रिश की सांसें रुकी थी। ज़रान ने एक दो बार पिस्टल का ट्रैगर दबाया, मगर वो खाली थी। अब्रिश गहरे सांस लेते सीट से सिर टका गई। वो पूरी पसीने में नहला चुकी थी। ज़रान ने हलक के बल चीखते पिस्टल विंड स्क्रीन पर दे मारी थी। ज़रान, अब्रिश ने रोते हुए से पुकारा, खबरदार मेरा नाम लिया बे बोलो मुझे। जो तुमने आज किया उसने मुझे बेगैरतों की सफ में ला खड़ा किया है। कभी कभी मुझे लगता है मेरे अंदर पिठानों का खून नहीं, मुझ जैसा मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया, वो भी सारी दुनिया के सामने। दाजी, सबको क्या जवाब दूंगा मैं? ज़रान गहरे सांस तक फूलती रगों के साथ हलक के बल चीखा था। अब्रिश मुंह पर हाथ रखे अपनी सांसें तक रोक चुकी थी। ज़रान ने गुस्से से गाड़ी बैक पर लेते गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी ने पूरी तरह झटका खाया था। ज़रान ने फुल स्पीड में गाड़ी सवात के रास्तों पर दौड़ाई। ज़रान की गाड़ी उसके सवात में मौजूद बहुत बड़े फार्म हाउस में आकर रुकी थी। अब्रिश ने खौफजदा निगाहों से पहाड़ों के दरमियान गिरी इतने बड़े फार्म हाउस को देखा था। वो पहली बार इस फार्म हाउस को देख रही थी, जो हवेली से भी बड़ा था। रात के अंधेरे में ये फार्म हाउस बहुत ख़तरनाक भी लग रहा था। अब्रिश सांस रोके फार्म हाउस को देख रही थी। गार्ड्स की गाड़ियाँ बहुत पीछे रुक गई थी। ज़रान अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतरते अब्रिश की तरफ बढ़ा। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते अब्रिश को कलाई से जकड़े बाहर निकाला था। अब्रिश उसके साथ खींचते ही चली गई थी। वो उसकी कलाई बेदर्दी से जकड़े फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। अब्रिश सांस रोके रिपोर्ट की माने उसके चल रही थी। ज़रान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। चादर अंदर दाखिल होते ही ज़मीन बॉस हो चुकी थी। ज़रान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। चादर अंदर दाखिल होते ही ज़मीन बोस हो चुकी थी। और वो ज़रान से इस कदर खौफजदा थी कि अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। ज़रान उसकी कलाई जकड़े सीढ़ियाँ उतरा। अब्रिश उसके साथ घिसटती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। वो बेदर्दी से उसे खींच रहा था। एक जूता सीढ़ियों पर ही उतर गया था। एक वो पहने हुए थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू तक उसने पहने से रोके हुए थे। मेरून लिपस्टिक लगे होंठ पूरी तरह लरस रहे थे। एकदम अब्रिश ने रेलिंग थामी। मुझे एकदम बहुत ज़्यादा खौफजदा, उसे पता नहीं कहाँ लेकर जाता। ज़रान ने उसके रुकने पर उसे इतनी बेदर्दी से खींचा था, वो 2-3 सीढ़ियाँ उतरती चली गई। अब्रिश की हलक से चीख निकली थी। वो इससे बेदर्दी से खींचता सीढ़ियाँ उतरता तह खाने की तरफ बढ़ा। तय खाने का दरवाज़ा खोलते ज़रान ने अब्रिश को पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। अब्रिश ठंडी ज़मीन पर औंधे मुँह जा गिरी।
अब से तुम इधर ही रहोगी, तुम्हारी सज़ा यही है। तुम अपनी सारी उम्र इस तह खाने में गुजारो, अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकोगी। यही है तुम्हारी औकात और यही तुम डिज़र्व करती हो। सिक वुमेन। फरहान गुस्से से दहाड़ा था। अब शौंदे मुँह ज़मीन में समाती बुरी तरह रो दी थी। ज़रफ़रान गुस्से से बाहर निकलता तय खाने का दरवाज़ा बाहर से बंद करता जा चुका था। अब शौंदे मुँह ज़मीन में समाई चीखें मार मार कर रो दी। फार्म हाउस के तय खाने में उसकी फलक शगाफ चीखें गूंज रही थीं। अब्रिश ने सर्दी से ठठरती नीम अंधेरे में तय खाने को देखा, जो बहुत बड़ा था, जहाँ कोई बेड सोफ़ा ना था। अब्रिश ने ठठरते हुए अपने घुटनों के गिर्द अपना चेहरा दिया। पता नहीं कब से इधर बंदी सर्दी से ठठरती, अब वो जैसे मरने वाली हो गई थी। सर्दी की शिद्दत थी कि बढ़ती जा रही थी। सिर्फ एक कामदार मैरून कलर की ड्रेस में मलबूस थी, जिस पर उसके पास कोई गर्म शॉल, कोई शॉल तक न थी, जो अपने गिर्द ओढ़कर खुद को हिद्दत पहुंचा दी। अब्रिश ने गहरी सांस लेते अपनी हथेलियां रगड़ते खुद को गर्म करने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। शदीद सर्दी उसकी हड्डियों के अंदर घुसती जा रही। अब्रिश ने कांपते हुए तय खाने के इस कमरे में नजरें दौड़ाई। कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे सर्दी की शिद्दत कम हो सके। कोई नर्म गद्दा ही सही, फर्श बहुत ठंडा था। उसके मैरून होंठ अब नीले पड़ना शुरू हो चुके थे। कहाँ हो तुम मिस्टर खानज़ादा? अब्रिश रोते हुए चीखी। सारी वो चाहते मैं यहाँ गुजारूँ, तुम थोड़ी देर और ना आए, तुम इस ब्लडी सिक वुमेन की लाश मिलेगी, खो दोगे तुम। तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे मिस्टर खानज़ादा, अब्रिश सिसकते हुए घुटनों में मुँह छुपा के, तुम सच में सफाक अजड कंवार हो। तुमने साबित कर दिया तुम एक सफाक खानज़ादा हो। ऐसे कौन सजा देता है अपनी बीवी को? अब्रिश बुरी तरह सिसक पड़ी। अब्रिश ने घुटनों से मुंह उठाते तय खाने में एक बार फिर से नजरें दौड़ाई। सर्दी से उसका वजूद अकड़ रहा था और बुरी तरह कांप रही थी। अब्रिश ज़मीन से उठती तय खाने में मौजूद कबर्ड की तरफ बढ़ी। तय खाने में एक सिंगल अलमारी थी। अब्रिश ने अलमारी की तरफ बढ़ते से खोलकर कोई गर्म कंबल चादर तलाश करना चाही। इस वक्त उसकी हालत इतनी बुरी थी, गर्म गर्म कंबल से भी उसके बदन की कपकपाहट दूर नहीं होनी थी। से उसका बदन बुरी तरह जल रहा था। उसे हीटेड कमरे, खाने और मेडिसिन की ज़रूरत थी, वरना सच में उसकी सांसें रुक जाती। अब्रिश ने अलमारी में नजरें ना था। अब्रिश ने रोते हुए अलमारी में देखा, जहाँ कुछ बोतलें पड़ी थी। वो तय खाने में चक्कर लगाते हथेलियों व सूते को गरमाहट पहुंचाने की कोशिश करते, मगर सर्दी थी बढ़ती जा रही थी। पूरे बदन की निलार बढ़ती, अगर उसे गर्म कपड़ा न मिलता यकीनन उसकी सांसें रुक जाती। अब्रिश ने ठंडे वजूद के साथ अपने चकराते सर को संभाला। अब्रिश ने कांपते हुए एक हाथ का सहारा लेते अलमारी की तरफ नजरें दौड़ाई, जहाँ उसकी जिंदगी बचाने का रास्ता था। वो बोतलें कोई बच्चा भी देखकर पहचान लेता। कौन सी बोतलें थी? तुमने भी अमेरिका में पली थी। अब्रिश ने जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ते एक बोतल निकालकर मुंह से लगाई। तुम कभी माफ नहीं करोगे मिस्टर खानज़ादा। अमेरिका में रहकर कभी इस गलीज हराम मशरूब को नहीं लगा, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज मुझे इस हराम मशरूब को हलक में उतारना पड़ा। अब्रिश ने रोते हुए बोतल मुंह को लगाई थी। वो खाली बोतल जमीन पर रखकर दो जानों बैठती चली गई। कब वो होशो खिर से बेगाना हुई उसे पता ही नहीं चला।
जरान की गाड़ी हिचकोले भरते हवाओं के दोष पर सफ़र कर रही थी। कब से इस बर्फीली रात में सवात की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। नज़रों के सामने अब्रिश की पोस्टर्स आते हवेली नहीं गया था, किस मुंह से जाता, सबको क्या जवाब देता। सबको खबर मिल गई होगी, वो जानता था। सबको क्या वजाहत देता, सबके सामने कैसे जाता। जरा लग भिजे सुर्ख आंखों के साथ सवात की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। मीडिया ने अब्रिश की तस्वीरें ब्लर करके दिखाई थी। सोशल मीडिया पर उसने अपने एक दोस्त जो साइबर क्राइम में था उसकी त्वचा से तमाम पिक्स डेल करवा दी थी। इसके खिलाफ मीडिया में मुख्तलिफ न्यूज़ चल रही थी। जरा ने गाड़ी रोकते गहरे सांस ली। उसे लग रहा था उसकी सांसें जैसे रुक जाएंगी या उसका वजूद आतिशगेर मादे की तरह हट जाएगा। फरहान गाड़ी से निकलता बाहर आया। बारिश शिद्दत से बरस रही थी। गाड़ी से टेक लगाए आसमान की तरफ देखते हलक के पल चीखा था। फिर वो अपने बाल चकड़ते चीखता चला गया। ठंडी बर्फीली रात में उसकी चीखें पहाड़ों से टकराती उस तक पलट रही थी। बर्फ़ गिरती उसके स्याह कपड़ों को पल में सफ़ेद कर चुकी थी। वो गाड़ी से टेक लगाए काफ़ी देर तक खड़ा रहा। शदीद सर्दी में रगों में दौड़ता खून मंजमद हो रहा था, मगर बेहिस बना खड़ा रहा। ठंडी बर्फीली हवाओं ने जरान का चेहरा मज़ीद सुर्ख कर दिया। एकदम जरान की नज़रों के सामने अब्रिश का रोता हुआ चेहरा आया। अपनी धाड़ कानों में पड़ती सुनाई दी थी। अब से तुम इधर ही रहोगी, तुम्हारी यही सज़ा है। तुम अपनी सारी उम्र इस तहखाने में गुजार दो। अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकोगी। यही है तुम्हारी औकात और यही तुम डिज़र्व करती हो। सिक वुमन। उसकी ज़मीन में समाई लरसते वजूद ने जरान की अंग अंग में जैसे बेचैनी भरती थी। जरान बुरी तरह लब दांतों तले दबाए रह गया था। जरान ने गहरे सांस लेते आसमान की तरफ देखा। बर्फबारी में इजाफा होता जा रहा था। तय खाने का सर्द कमरा याद आया था, जहाँ ऐसी ही बर्फ जमाती सर्दी थी। जरान ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट की। वो अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव करता फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। जरान तेजी से सीढ़ियाँ उतरता, तय खाने का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। अब्रिश। जरान उसे बेताबी से पुकारते उसकी तरफ बढ़ा। होशो खिर से बगाना ज़मीन पर सुकड़ी सी पड़ी थी। जरान उसे अपनी बाहों में उठाए तय खाने से निकलता। तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता फार्म हाउस में मौजूद अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे नरमी से बेड के वस्त में लटाते उस पर गर्म कंबल दिया। कमरे में लगे इलेक्ट्रॉनिक हीटर की तरफ बढ़ते हीटर ऑन किया। वो दोबारा से अब्रिश की तरफ बढ़ा। उसकी पेशानी पर हाथ रखा। उसके बदन का टेम्परेचर नॉर्मल था। सांसें भी ठीक चल रही थी। जरान उसके करीब बैठा लब पिंचे सर्द निगाहों से देख रहा था। उस वक्त उसे अपने दिल में अब्रिश के लिए कोई जज्बा महसूस नहीं होता। खुद को पत्थर महसूस करता जहाँ कुछ भी असर नहीं होता। जरान अब्रिश को देखते तलखी से मुस्कुराया। अपने घने बालों को जकड़े उसने गहरे सांस लिए थे। उसकी पॉकेट में पड़ा जोर शोर से फ़ोन बज उठा था। जरान अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते कान से कहा, सर तारा खान की गाड़ी पर फिर से हमला हुआ है। जरान ने बुरी तरह अपने जबड़े पीछे थे। उसे प्रोटेक्ट करो, मैं आ रहा हूँ। जरान लब नीचे बोला और बिना अब्रिश की तरफ देखते उस तेज़ तेज़ कदमों से निकल आया था।
ज़रान थका थका अपने फार्म हाउस दाखिल हुआ। चेहरे में अभी तक सुर्खियाँ घुली हुई थी, आंखों की रंगत सर्द और सुर्ख थी। सारा खान को फिल वक्त उसने सवात में मौजूद अपने दोस्त जो रुहाब मलिक, जो DSP था, उसके बंगले पर मुंतकिल कर दिया था। उसने सारा खान की प्रोटेक्शन की यकीन दहानी करवाई थी। अब्दुल हक इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। सारा खान के पास अभी भी अब्दुल हक के ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत थे। वो औरत थी, उसका कोई नहीं था, इसलिए सारा खान उसके लिए आसान हदफ था। उसे आसानी से मरवा सकता था या अगवा करवा सकता था। ज़रान को मजबूरन अपने दोस्त रुहाब मलिक की मदद लेना पड़ी थी। ज़रान सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में नीले को रोशनी थी, वो बेड पर मौजूद नहीं थी। ज़रान खाली बेड और खाली कमरा देखकर लब भेज गया था। ज़रान अपना कोट उतारकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा, जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ज़रान वॉशरूम का अध खुला दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। वो सामने शावर के नीचे कपड़ों समेत ज़मीन पर बैठी थी। ज़रान उसे देखते अपने जबड़े भीड़ गया था। ज़रान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था कि उसकी आवाज़ पर ज़रान के कदम रुकी थी। ए मिस्टर खानज़ादा, वहीं पर रुक जाओ, वरना मैं वो पानी के टब में डूब कर खुदकशी कर लूँगी। ज़रान उसकी बात और उसके अंदाज पर हैरान हुआ। क्या हुआ, डर गए? वो खिलखिला कर हंसी थी। मैं मर भी जाऊँ तुम्हें क्या परवाह, तुम तो खुश होगे। अब्रिश पाशां जैसी वूमन से तुम्हारी जान छूट गई। अब्रिश ज़रान की तरफ देखते जख्मी सा मुस्कुराई थी। ज़रान उसे उलझन भरी निगाहों से देखकर कुछ अजीब बिहेव करती। वेरी वुमन बुलाते हो ना मुझे? ये लफ्ज़ मेरे दिल में सुइयों की तरह चुभते हैं। मेरा दिल तुम्हारे लफ्ज़ों पर कुर्लाता है। मेरा दिल तुम्हारे लफ्ज़ों पर पर मेरा दिल तुम्हारे लफ्ज़ों पर मातम करता है। अब्रिश भीगी आंखों से हंसी। पहला काम मुझे एक बार में मिला था। 15 साल की थी मैं। वहाँ पर स्कर्ट और ब्लाउज़ पहन कर जाना था, मगर मैं जीन्स और टॉप पहन कर चली गई। इस बार के मालिक ने भी मुझे सिक वुमन बुलाया था। ज़रान जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी बात पर दरवाजे में रुक गया था। उसने बाहर में भी काम किया हुआ सुनकर फ्रीज़ हुआ था, कदम भारी हुए थे। ए मिस्टर खानज़ादा, परेशान मत हो, नहीं पहनी थी वो स्कर्ट और ब्लाउज़। मैंने उसको बोला, मैं स्कर्ट ब्लाउज़ नहीं पहनूंगी। क्या पता कल मुझे प्यार करने वाला कोई सफा खानज़ादा मिल जाए। उससे पता चले मैंने स्कर्ट और ब्लाउज़ पहना, उसकी धड़कनें ही कहीं ना रुक जाएं। अभी ज़रान को स्टिल देखकर कहका लगा कर हंसी। नहीं पहनी थी स्कर्ट। जिस माँ को पर्दे के पीछे नफसियाती होते देखा था, जिस माँ ने अपनी बेटी को उस पर्दे के पीछे नफसियाती किया था, उसकी ये सिक वुमन बेटी कैसे वो स्कर्ट ब्लाउज़ पहनकर काम कर सकती थी। तभी तो उस बाहर के अंग्रेज़ मालिक ने थप्पड़ मारते हुए मुझे वो वुमन कहकर उस पार से धक्के देकर निकाल दिया था। अब्रिश जख्मी सी मुस्कुराई थी। ये सब सुनते हुए ज़रान का पूरा वजूद सलसलों की जद में था। ए मिस्टर खानज़ादा, मुझ पर रहम खाने की ज़रूरत नहीं। ये पहला थप्पड़ थोड़ी था जो मुझे पड़ा था। ये तो थप्पड़ बाहर की दुनिया से पहली मरतबा पड़ा था। ऐसे कई थप्पड़ मैंने 15 साल की उम्र तक अपने बाप पाशा और अपनी माँ सहले से खाए थे। मेरा बाप पाशा मेरी माँ का गुस्सा मुझ पर उतारता, मेरी माँ मेरे बाप का गुस्सा मुझ पर उतारती थी। पाशा और सहले में मुकाबला चलता था।
कौन ज़्यादा ज़ोर से अब्रिश का गाल गुलाबी करेगा। अब्रिश बोलते हुए ऊंचा ऊंचा हंस पड़ी थी। मुकाबला चलता था कि नहीं, मगर आईने में अपने गाल देखकर मैं तो यही सोचती रहती कौन सा गाल ज़्यादा सुर्ख है। सोचती थी अपनी माँ के मरने की दुआ करूँ या फिर अपने बाप के मरने की दुआ। अब्रिश कर्ब से बोलती मुस्कुराई थी। बहुत नफरत है इन थप्पड़ों से। ये गाल पर निशान नहीं छोड़ते, सिर्फ रूह पर भी छोड़ते हैं। थप्पड़ मारने वाला भूल जाता है, थप्पड़ खाने वाला हमेशा याद रखता है। सी पेरेंट्स, अब्रिश गैर मरी नुकते घूरते सद्दुस्पार लहजे में बोलते तलखी से मुस्कुराई थी। तुम्हें याद है तुम्हारी निगाह से भागी? ये याद नहीं क्यों भागी? आसान था क्या मेरे लिए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी? आसान था तुम जैसे सफाक इंसान की पनाहों से दूर भागना? करती थी तुमसे, रूह में बसते थे मेरी, कैसे फिर खाती तुमसे थप्पड़, कैसे जख्म सहती तुम्हारे हाथों अपनी रूह पर। गली के तो जलील होना गवारा था, मगर तुमसे नहीं मिस्टर खानज़ादा। अपनी ज़रान को देखते सर लहजे में बोली थी। ज़रान ये सब सुनते जैसे शॉक्ड में था। मैं मेंटली सिक नहीं हूँ, मैं मेंटली सिक नहीं हूँ। तो तुम क्या हो मिस्टर खानज़ादा? अब्रिश अब चीखी थी। औरत को चुप करवाने के लिए तुम मर्दों के पास थप्पड़ ही क्यों होते हैं? कोई और तरीका नहीं चुप करवाने का? आखिर थप्पड़ ही क्यों? अब्रिश बुलबुलाते हुए ज़ियाने चीखी थी। बहुत थप्पड़ खाई जिंदगी में। एक स्याह फाम जोड़े के घर काम किया था, उसके बच्चे की नैनी बनी थी। एक बार उसका बच्चा मुझसे गिर गया था। उस स्याह फाम औरत ने मेरा गाल थप्पड़ों से लाल करी। तुम्हें पता है मिस्टर खानज़ादा, उसका हाथ बहुत भारी था, तुम्हारे हाथ से भी भारी। अब्री ज़रान की तरफ देखते ज़ख्मी सा मुस्कुराई। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ का कोई मुकाबला नहीं, तुम्हारा हाथ ज़्यादा भारी है। अपनी शंगत शहादत की उंगली उठाई ज़रान की तरफ इशारा करते हंसी थी। ज़रान पूरी तरह अपने लब भींच गया था। कैसे करूं तुम पर यकीन? तुम लोग यहाँ पर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मैं अमेरिका में टके टके की नौकरी कर रही थी। ठीक है, ज़िंदगी में जितने मर्दों से पाला पड़ा वो मर्द कहलाने के लायक नहीं थे। पाशा बताओ बाप कहलाने का लायक था? समील्ला बताओ वो नाना कहलाने के लायक है? और तुम क्या शौहर कहलाने के लायक हो? अपनी झलक के बल पूरी कुव्वत से चीखी थी। कैसे शोहरत जिसे आज तक नहीं पता चला उसकी वुमेन आखिर क्या चाहती है। ₹15 करोड़ की ज्वेलरी खरीद दी, कोई अहमियत नहीं मेरे नज़दीक, एक टके की भी नहीं। मेरे टके की भी नहीं, मेरे कहने पर ख़रीद के दी। खुद से तो कभी कुछ नहीं लाए मेरे लिए। एक गोल्ड की रिंग भी कभी मेरे लिए नहीं लाए। रिंग तो छोड़ो, एक छल्ला छल्ला होता है ना बारीक सा। अब इसने अंगज शहादत की उंगली और अंगूठे को आपस में रिंग के अंदाज में जोड़ते ज़रान को देखते ज़ख्मी सा मुस्कुराई थी। वो भी कभी नहीं लाए। अब्रिश रोते हुए कर्ब से सरनफी में हिलाते हंस पड़ी। तुम तो इतने सफ़ा को मिस्टर खानज़ादा, तुम छल्ला तो छोड़ो, मेरे लिए कभी एक गुलाब का फूल भी नहीं लाए। अब्रिश ने गुलाबी आंखों से ज़रान को देखा था। ज़रान ने अपने मुंह पर हाथ फेरा। कहते हो तुम पर यकीन करूं? कैसे कहते हो तुम पर यकीन करूं? कितना टाइम गुजारा मेरे साथ बताओ मुझे। तुम तो पूरी रात तक मेरे साथ गुजार ना सके। तुमने मुझे एहसास दिलाया मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तुमने मुझे एहसास दिलाया मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं। अब्रिश पाशा को अपनी खूबसूरती पर ही तो मान था, तुमने वो भी तोड़ दिया। अब्रिश की आंखों से आंसू निकलते आरस पर बहे थे।
जिसका शौहर 4-4 दिन कमरे में ना आए, जो उसे महीनों हाथ ना लगाए, वो लड़की कैसे खुद को खूबसूरत कह सकती है? वो आखिर कैसे खूबसूरत हो सकती है? अपनी भीगी आंखों से ज़ख्मी सा मुस्कुराई थी। तुम्हें इससे यूज़ किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हो। तुम्हें फिर भी मुझ में कशिश नज़र नहीं आई। मुझे इस्तेमाल करके तुमने फिर कमरे में आना छोड़ दिया। वह हवेली का कमरा मेरे लिए तारीख कब्र है मिस्टर खानज़ादा, जिसमें तुमने मुझे ज़िंदा दरगोर किया। उसने कर्ब से सिसकी ली। 3 महीनों में 90 दिन होते हैं। इन 90 दिनों में कितने घंटे होते हैं तुम्हें मालूम नहीं होगा, मगर मुझे मालूम है। मैंने गिने हैं, हर पल हर लम्हा। मिस्टर खानज़ादा, अमेरिका में रहकर हाई स्कूल तक नहीं गई, हिसाब किताब नहीं आता। और मुझे तुम अमेरिका से पढ़कर आए हो, मगर 3 महीनों के लम्हे और पल गिनने में तुम मुझसे हार जाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन लम्हों में 100 बार जिंदा हुई, 100 बार मरी हूँ। मिस्टर खानज़ादा, क्या चाहती हूँ मैं तुमसे? मैं रूठूँ, तुम मुझे मनाओ, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँ, तुम सारी रात सो ना सको, मुझे मनाते हुए 100 बार कहो कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। बगैर तुम्हारी सांसें रुकने लगती हैं, तुम मेरे लिए पागल हो। मैं तुम्हें छोड़कर गई तुम मर जाओगे। अब जब दीवार से टेक लगाए आंखें मूंदे आहिस्तगी से बोल रही थी। जरान लब भींचे सुन रहा था। लेकिन तुम क्यों कहोगे? तुम्हारी तो मर्दाना आना आगे आती है, तुम क्यों कहोगे? अब वो आंखें मूंदे रो रही थी। कहते हो तुम पर यकीन नहीं करती। कैसे यकीन करूं तुम पर, जिस औरत को अपने शौहर की ज़िंदगी में अपनी वैल्यू ही ना पता हो? कैसे यकीन करेंगे? हाँ, गली का आकर कहेगा मुझसे मेरा शौहर बदकार है, मैं यकीन करूँगी, क्योंकि मेरी अहमियत गली के से भी कम है। अब चेहरे हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। सलमान की आंखों की सुर्खी बड़ी थी, वो मुठ्ठियां दबोच गया था। हाँ, मैंने कहा मर्द को आदत होती है मुंह मारने की। अब्रिश ने आंखें खोलते जरान की आंखों में आंखें गाड़ी। मेरा बाप बादशाह बहुत बार बाहर की औरत को घर लाया था। मेरी माँ जहले के सामने उसे कमरे में लेकर जाता रहा और गाली निकाल कर कहता था, सिक वुमन, तुम में कोई ख़ास बात नहीं। तुम अपनी कशिश खो चुकी हो। वैसे तुम मर्दों की गालियाँ भी एक जैसी होती हैं। अब्रिश बेस्तसाया से नहीं हूँ मैं, सुना तुमने? नहीं हूँ मैं। नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हें किसी औरत के साथ, एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम फिर किसी औरत के साथ ऐसे मीटिंग करोगे, उसके साथ बंगले में पार्टी मनाओगे, फिर आऊँगी तुम्हारे पीछे, कैद करके रखोगे, खिड़की से भाग जाऊँगी, मगर मेरे होते तुम किसी दूसरी औरत के नहीं हो सकते। याद रखना तुम सफ़ा खानज़ादा, याद रखना तुम ये। अब गहरे सांस लेते चीखी थी। कहते हो मैंने अपना बच्चा मारने की कोशिश की? अपनी रोते हुए हिचकी ली। वो बच्चा क्यों मारूंगी जो तुम्हारी निशानी था? क्यों मारूंगी उस बच्चे को जो तुम्हारी गुर्बत की सूरत में मिला? वो जान से बढ़कर था मेरे लिए। पलवशां से शादी रोकने के लिए तुम्हारे सामने जानबूझकर नाटक किया था। वो गोलियां थोड़ी खाने लगी थी मैं मिस्टर। बुद्धू। अब रोते हुए हंस पड़ी। जान गहरे सांसें से देख रहा था। अपनी मोरे से दूसरी शादी का वादा करके कहते हो तुम पर यकीन करूं? मेरा यकीन तो उसी दिन टूट गया था तुम पर। उस दिन क्यों नहीं कहा अपनी मोरे से, मोरे में मर जाऊंगा, किसी दूसरी औरत को अपनी अब्रिश की जगह नहीं दूंगा। तुम्हारी पलविशा की वजह से मैं जहनी दबाव में रही। तुम चंद घंटे नीचे गुजारते थे, मैं तड़प कर मर जाती थी। कहीं तुम अपनी मोरे के आगे हार ना जाओ, कहीं तुम्हें पलविशा की जवानी ना भा जाए। पलविशा ने जब वो सब मुझसे कहा, बहुत दर्द उठा मेरे पहलू में। जब उसने कहा
तुम्हें थप्पड़ मारा ज़रान ने। मैं इस वक्त मर गई थी। बंद कमरे के थप्पड़ों की गूंज आखिर कमरे से बाहर कैसे गई? अब इतना दिमाग थोड़ी था मेरे पास कि मुझे खबर होती। वो हमारे कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हमारी बातें सुनती थी। इतना ही दिमाग होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह मिनिस्टर होती। अभी ज़रान की तरफ देखते ज़ख्मी सा बोलते हंस पड़ी। ज़रान ने अपना निचला लब बेदर्दी से दांतों के नीचे कुचला। तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए हवेली से गाड़ी लेकर निकली। यहाँ किसको बताती? आखिर कौन था मेरा? मेरे दर्द का एहसास होता। अब रोते हुए चीखी। हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतज़ार करे थे मिस्टर खानज़ादा, ताकि तुमसे लिपट कर बता सकूँ बहुत दर्द हुआ मुझे। तुम्हें बताऊँ, हवेली से हॉस्पिटल तक का सफ़र में कांटे ही कांटे थे। मगर तुमने क्या किया? मेरे साथ मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर कहते हो तुमने अपने बच्चे को नहीं मारा। तुम्हारे इल्ज़ामात सुनकर मेरा बच्चा तो कोख में ही मर गया था। उसकी माँ मर गई थी। अपनी चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। ज़रान की मुठ्ठियाँ भींचते अपने लब दांतों से कुचलता खड़ा उसे देख रहा था। बच्चा खो दिया मैंने, और तुमने क्या किया? 2 दिन बाद आए कमरे में। बच्चा खोने की इतनी तकलीफ़ नहीं सही थी जितनी तुम्हारी 2 दिन की बेतनाई और मुझसे ला तलकी ने दी। हाँ, यकीन किया उस ज़मीन पर। क्या करती फिर? तुम ही बताओ। हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी तो ना बचा था मेरे पास। ना तुम, ना एतबार, ना तुम्हारा बच्चा। अपने पेट पर हाथ रखे अब सिसकी थी। ज़ेम की सच्चाई पता चलने पर तुम्हारे पास आ रही थी, बरसती बारिश में बहते दरियाओं से। उन पत्थर जैसे पहाड़ों पर भागते हुए ज़रान ज़रान पुकारती आ रही थी। उस कब्र जैसे कमरे में खुद को कैद करके फिर से वापस आ रही थी। मगर मेरी किस्मत, बेदर्द किस्मत ने ऐसा ना होने दिया। तुम्हारे आने से पहले हवेली आना चाहती थी, मगर बेहसाद आ गया। तुम्हारी इज्जत को आँच नहीं आने दी, अपनी चादर तक अपने वजूद से उतरने नहीं दी। तुम्हें स्क्रीन पर देखा था जब तुम मेरे पोस्टर देखकर रो रहे थे। मर गई थी तुम्हारी अब्रिश तुम्हें ऐसे देखकर। पोस्टर नहीं, मेरे लिए जिल्लत थे। मगर ज़रान, मेरा क्या कसूर इसमें? तो पता भी नहीं था जब मेरी तस्वीरें क्लिक की। अब्रिश ने कर्ब से सवाल दगा। अब्रिश के सवाल पर ज़रान की आंखों की सुर्खी पड़ी थी। जब जब तुम इन पोस्टर्स का जिक्र करते हो, कैसा लगता है मुझे? मुझे लगता है किसी ने मेरा दिल अपने हाथों से नोच डाला है। अब्रिश दिल पर हाथ रखे रो रही थी। किस हालत में तुम मुझे बेहसाद की तरफ से लाई? देखी थी ना मेरी हालत भीगी हुई। मेरे कपड़े ख़राब हो चुके, पाँव ज़ख्मों से चूर चूर थे। उससे भी ज़्यादा मेरा दिल मेरी रोज़ ज़ख्मों से चूर थे। सिर्फ एक बार मुझे सीने से लगा देते, सिर्फ एक बार मेरा दर्द बांट लेते। पूछते, अब्रिश, इन कुछ घंटों में तुम डरी तो नहीं? तुमने मुझे पुकारा तो नहीं? फिर चाहे मुझे किसी अछूत की तरह मेरे घर मुझे फेंक कर चले जाते, सिर्फ एक बार मुझसे मेरा दर्द बांट लेते, सिर्फ एक बार मुझसे मेरे बच्चे की मौत का गम मना लेते, सिर्फ एक बार। अब्रिश बुरी तरह रो दी थी। 7 महीने पल पल तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम्हें मैसेज किए, तुम मुझे पहचान चुकी थी, फिर भी मुझ पर रहम नहीं आया। क्यों मिस्टर खानज़ादा, क्यों? आखिर क्यों? तुम्हें मेरी तकलीफ़, मेरी तड़प नज़र नहीं आती? क्यों सिर्फ तुम्हें अपने खसारे नज़र आते हैं? क्यों जहले को, पाशा को कभी अब्रिश का गम नज़र नहीं आया? क्यों किसी को अब्रिश पाशा की तकलीफ़ नज़र नहीं आती? 7 महीनों में मेरी माँ ने भी मुझे बेहसाद के पास मिलने के ताने मारे हैं। कोई मेरा गुनाह भूलता नहीं। आज भी उसी ज़माने में जी रहे हैं जहाँ बेटियों के पैदा होते उन्हें ज़िंदा दफन कर देते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, बेटियों की कब्र नज़र नहीं आती, मगर दरगोर तो अब भी किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आज की कब्रें इनविजिबल होती हैं। तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, सब कुछ साइंटिफिक होता है। अब तलखी से बोलते हंसी। तुम बताओ कैसे मारोगे मुझे? कैसे मेरे गुनाह की सज़ा दोगे मुझे? थप्पड़ मारोगे मुझे?
अब्रिश ने इस्तहज़ाई अंदाज में सवाल किया। ज़रान ने झंझनाते हुए अपनी पिछली गर्दन रब की। प्लीज़ थप्पड़ ना मारना, मुझे नफरत है थप्पड़ों से। तुम ऐसा करना, मुझे बेल्ट से मारो, अब्रिश ने ज़ख्मी लहजे में कहा। नहीं नहीं, बेल्ट से भी मत मारना। पाशा ने जहले को बेल्ट से भी मारा है। नफरत है उस हर चीज़ से जिससे मेरी माँ ने मार खाई। ऐसा करो, जूते से मारना। नहीं, जूते से भी मेरी माँ पिट चुकी है। ऐसा करना, तुम मेरे बाल खींच। नहीं, बाल तो मेरा बाप भी मेरे बहुत बाल खींच चुका है। ऐसा करना, मेरा गला दबा देना। नहीं नहीं, गला भी दबाया मेरे बाप ने, मेरी माँ का गला भी दबाया जब वो ज़बान चलाती थी। ऐसा करो, तुम कोई नया तरीका ढूंढो मुझे मारने का, जो मेरे बाप ने इख्तियार ना किया, अब्रिश ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। अगर तुम सच में एक मर्द हो मिस्टर खानज़ादा, तुम एक ऐसा तरीका ढूंढो जो मेरे अज्जद गंवार ज़ालिम बाप ने इख्तियार ना किया हो। अब्रिश कर्ब से बोलते आंखें मूंद गई थी। ऐसा तरीका ढूंढो जो कभी किसी मर्द ने इख्तियार ना किया हो। अब्रिश रोते हुए सर दाएं बाएं हिलाते बोलती जा रही थी। उन्हें ढाल सी लग रही थी। राम जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। रुक जाओ, उधर ही मिस्टर खानज़ादा, उधर ही रुक जाओ मिस्टर खानज़ादा, अब्रिश आंखें खोलते बोली। ज़रान उधर ही रुक गया था। ज़रान उधर ही रुक गया था। अब्रिश उसे रुकता देखकर खिलखिला कर हंसी। ए मिस्टर सिक्स पैक, वैसे तो मेरी कोई बात मानते नहीं, दूर रहने वाली बात फ़ौरन मान लेते हो। अपने लाला से कुछ सीख लो। 2 दिन कमरे से नहीं निकलते। सच में हूट बहुत खुशकिस्मत है। अब्रिश पाशा उस लड़की से भी हसद करती है जो नफरत के तौर पर अपने शौहर की ज़िंदगी में दाखिल हुई। अब्रिश पाशा सच में एक सिख वूमन है। अब्रिश ज़रान को देखते हंसी। ज़रान ने उसकी तरफ बढ़ते से अपनी बाहों में भरते गोद में उठाया। अब्रिश उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते रोते हुए इसके सीने से सर टिका गई थी। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे मिस्टर खानज़ादा? उसी तह खाने में बंद करने क्या? अगर चाहते मैं ज़िंदा ना रहूँ तो वाइन की बोतलें निकाल देना, वरना वो पी पी कर अपनी जान बचाती रहूँगी और तुम्हारी इसमें सिख वूमन से कभी जान नहीं छूटेगी। अब्रिश उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी उसकी आंखों में देखती बोली। तो ज़रान बुरी तरह चौंका था। आज की एपिसोड की रिकॉर्डिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। आज मैंने जो भी वॉइस ओवर सुनने के लिए सबसे अच्छे तरीके से वॉइस किया है, तो इजाज़त ही मुझे।